नमस्कार। नमस्कार। अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए, जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपके परिवार के लोग क्या करते थे? जन्म मेरा हुआ पंजाब जो सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है। सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ भी पैदा हुए थे, बहुत बड़े शायर उर्दू के, और सर मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वहीं मैं पैदा हुआ हूँ, वो पाकिस्तान में है, सियालकोट। हमारे जो घर के लोग थे वो बड़े सरकारी अफसर थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। लेकिन हमारी ज़िंदगी कुछ अलग सी रही। हम शुरू में इनकलाबी तारीख में क्रांतिकारियों के संग, भगत सिंह का ग्रुप वगैरह, आज़ादी की लड़ाई वगैरह वगैरह उसमें आ गए, और संग ही संग हम आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड था, तो ड्रामा भी करते रहे, गाना भी गाते रहे, और आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा भी लेते रहे, और बड़ी उथल पुथल की ज़िंदगी मेरी रही है। इसलिए मैं आपको 2 मिनट में नहीं बता सकता, बेहतर है उसे भूल ही जाइए आप। आप जीवन निर्वाह के लिए कोई नौकरी करते थे या फिर आपका कोई व्यवसाय था? व्यवसाय तो कुछ नहीं, मैं नौकरी तो कर नहीं सकता था क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था, और अंग्रेज़ों की नौकरी मैं करना नहीं चाहता था। हालांकि हमारे बाप दादा बहुत बड़े, कोई कमिश्नर था, कोई जज था, ये था वो था। हमको नौकरी अंग्रेज़ों की नहीं करनी थी, फिर क्या करता कुछ तो। और फिर मैं उसमें भी था, स्वतंत्रता आंदोलन में भी था, उसमें जेल वेल भी गया बहुत दफ़ा हम। फिर क्या करें, पेट के लिए कुछ तो करना था, तो हमने सोचा कि हमको, आपको बताऊं मैं, मुझे अच्छा कपड़ा पहनने का बहुत शौक है। तो हमने कहा एक कटिंग करना सीखना चाहिए, टेलरिंग कटिंग। तो हमने साइंटिफिक कटिंग सीखा, जो कि इंग्लैंड का था। इससे ये एक अजीब चीज़ है साइंटिफिक कटिंग, जेंटलमैन की, वो हमने सीखी, और आई बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कटर्स इन इंडिया। खुद कपड़ा पहनने का भी शौक था ना, इसलिए अभी भी देखो ना शर्ट वगैरह में अपना लिए, वो पर्सनल टेस्ट है और कोई बड़ी बात नहीं है। आपने भी अच्छे पहने। जी शुक्रिया। इसलिए मैं वो कटर बन गया, और वो मेरी लाइवलीहुड का एक दरिया बन गया। और फिर नाटक और फ्रीडम फाइटिंग, ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती रही। हंगल साहब, हमें ये बताइए कि फिल्मों में आने से पहले भी क्या आपको अभिनय का शौक था? शौक के बगैर कैसे आते, शौक तो था, बचपन से ही था। हम स्टेज पर करते थे, धीरे 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 काफ़ी किया स्टेज पर। उसके बाद फिर हम फिल्मों में आए, देर से आए, बहुत देर से आए। जब लोग रिटायर करते हैं उस उम्र में हम आए। नाटक, फिल्में और व्यवसाय, इनमें से सबसे अधिक महत्व आप किसको देते हैं? नाटक अपनी जगह, फिल्में अपनी जगह, तो महत्व क्या दें। फिल्मों को ज़्यादा महत्व इसलिए देते हैं, वहाँ आदमी बहुत मशहूर हो जाता है, कमाता भी अच्छा है, अगर वो अच्छा एक्टर हो तो। बाकी स्टेज है वो अपनी जगह, स्टेज सामने ऑडियंस है और परफॉर्मेंस लाइवली रहता है, और फौरन रिएक्शन मालूम होता जाता है, और स्टेज पे हम अच्छे सीरियस विषय ले सकते हैं, सब्जेक्ट ले सकते हैं। और फिल्मों में तो ज़्यादा कमर्शलिज्म है। स्टेज पर, जिस स्टेज से मेरा ताल्लुक है, उसमें कमर्शलिज्म नहीं है। क्या इप्टा की ट्रेनिंग से फिल्मों में आपको अभिनय करने में कुछ मदद मिली? इप्टा की ट्रेनिंग में कोई ख़ास ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे पहले भी मैं थिएटर में करता था। मेरा पहला ड्रामा जो था वो सन 37 में, 1937, तो, और इप्टा में मैं आया हूँ 1950, उससे पहले थिएटर में ही था ना। इप्टा में जो मदद मिली वो थी एक तो रियलिस्टिक एक्टिंग की, दूसरी विचारधारा की। विचारधारा मेरी सेकुलर है, तो वो इप्टा से मिली, और रियलिस्टिक एक्टिंग की इप्टा से मिली, बस। आपको अपनी अब तक की फिल्मों में से सबसे अच्छी भूमिका कौन सी लगी? सबसे बहुत सी फिल्में मेरी अच्छी थी जिसमें मेरे अच्छे रोल थे, मगर
जिसने मुझे बहुत मज़ा आया और जिसमें लोगों ने बहुत पसंद किया वो शोले थी। और उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी की थी फिल्में, और अनिल गंगोली की थी, गुलजार की थी आंधी, और विजय आनंद की भी थी एक आध फिल्म, और ऋषिकेश मुखर्जी के संग मैंने बहुत काम किया। उनकी सब फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। बावर्ची थी, गुड्डी थी, और मुझे और याद नहीं। गंभीर भूमिकाओं में तो आपने लोगों को खूब प्रभावित किया है, परंतु क्या आपने कभी हल्की फुल्की या हास्य वाली भूमिकाएं भी निभाई हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक फिल्म थी शौकीन, मैं दादा मुनि और पुष्पल दत्त, 3 शौकीन थे। वो हल्की फुल्की कॉमेडी थी, लोगों को बहुत पसंद आई वो, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि विलन का रोल हमने नहीं किया, और अगर किया है कभी लोगों ने मुझे दिया है तो फिल्म चली नहीं। लोग मुझसे विलन का रोल नहीं करवाना चाहते। क्या आप अभिनय करते समय कभी नर्वस हुए थे? नर्वस? 15-16 साल स्टेज पे काम करने के बाद मैं फिल्मों में आया, और यहाँ भी 30-35 साल तो हो ही गए हैं, तो अब नर्वस होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, मेरे साथ दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वो नर्वस होते हों तो मुझे मालूम नहीं। नहीं, वो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो क्यों नर्वस होंगे। एक जमाने में आप बहुत सी फिल्मों में दिखाई देते थे, अब क्या स्थिति है? अब स्थिति गंभीर है। बात यह है कि अब वाकई कम फिल्मों में काम करता हूँ, और उससे मेरा कसूर नहीं, मेरी उम्र का कसूर है, मेरी बढ़ती उम्र। तो अब ज़ाहिर है कि उस बढ़ती उम्र के संग रोल भी उस किस्म के अब नहीं, और दूसरे फिल्में भी वैसी नहीं बनती जैसे पहले बनती थी, तो इसलिए वो भी वजह हो सकती है, मेरी बढ़ती उम्र भी हो सकती है। और कुछ जैसे रोल आते हैं बस दफ़ा मैं नहीं भी करता वो, क्योंकि आजकल के रोल कोई गंभीर रोल होते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे इनकार करना पड़ता है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप मुझे फिल्मों में आजकल कम देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आजकल मैं कर रहा हूँ 5-6 फिल्मों में काम, और 5-6 सीरियल्स भी हैं। क्वाइट गुड फॉर माई एज, इजंट इट? क्या आप आजकल जैसी फिल्में बन रही हैं उनसे खुश हैं? खुश हूँ भी, खुश नहीं भी, क्योंकि फिल्में आजकल जो बनती हैं वो नई नई बातें आ रही हैं। डांस नई किस्म के हैं, गाने नई किस्म के हैं, टेक्निक नई किस्म की है, और इंग्लिश फिल्मों से कॉपी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और अपना दिमाग भी लड़ाते हैं वो। मगर ऑन द होल मैं ज़्यादातर खुश नहीं हूँ, क्योंकि गाने भी जो है उनमें भी कोई आत्मा नहीं, एक्टिंग जो है उनमें भी 2-4 को छोड़कर बाकियों का नाचना कूदना है, और जो एक रूह होती है, सोल, सीन की सोल, एक्टिंग की सोल, डायलॉग का जो सोल या आत्मा, वो दिल को छूती नहीं। मेरे दिल को तो नहीं छूती। हाँ, 2-4 एक्टर ऐसे हैं जिनका काम, मगर वो भी क्या करें, लिखने वाले लिख कर देते नहीं ठीक, और प्रोड्यूसर बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, तो गड़बड़ है। इसलिए खुश हूँ भी और खुश नहीं भी। आप हीरो तो शायद कभी नहीं बने, तो क्या आपको इसका मलाल होता है? हीरो बने क्यों नहीं भाई? अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, जेलें गए, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, ये हीरो बना नहीं तो क्या? ट्रेड यूनियन में काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, और बहुत इस तरह से हमने काम किए हैं, तो मैं समझता हूँ ये हीरोइज्म ही है, और क्या। फिल्मों का हीरो आप कह रही हैं, फिल्मों का हीरो हम नहीं बने, कैरेक्टर एक्टर बने हम, लेकिन कैरेक्टर एक्टर भी हमने अच्छे रोल किए और लोगों को अब तक याद हैं। तो अब बाकी हीरो में क्या हीरो में क्या रखा है? हीरो बनते तो सारी उम्र हीरो ही बने रहते, एक्टर कभी नहीं बनते। आप किस अभिनेता या अभिनेत्री को बहुत पसंद करते हैं? अभिनेत्री? बड़ा मुश्किल सवाल है। कई अभिनेत्रियों के संग काम किया, अच्छी से अच्छी पहली अभिनेत्री थी मेरे संग जया बहादुरी,
जो बाद में जया बच्चन बन गई, बहुत अच्छी लगी मुझे उसके साथ काम करते हुए। और उसे भी ऐसा लगता था, जब मैं फादर का रोल उसके संग करूँ तब ऐसा लगता था कि ये वाकई में बेटी है। आप अपने इस लंबे फिल्म करियर के कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हमें बताइए। यहाँ आशा भोसले जी के घर में एक कुछ लोग आए बाहर से, लंदन से, वो आके ठहरे और उनका हम एक हंगल से मिलना चाहते हैं, हम उसके फैन हैं ये वो। तो उन्होंने कहा हमारे घर ही बुला लो। आशा जी ने कहा, फ़ोन किया मुझे कि हम तुम्हारे फ़ैन हैं आशा जी, क्या हम ठहरे हुए हैं, आप हम यहाँ आ जाइए, मिल लीजिए हमसे भी उनसे। मुझे शर्म आई, आशा जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ उनके घर में, तो मैंने टेलीफोन रख दिया था। सोचता रहा कि मुझे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। घंटे डेढ़ घंटे बाद घंटी बजती है मेरे घर की, दरवाज़ा खोलता हूँ तो आशा भोसले खड़ी है दरवाजे पे। मैं तो पसीने पसीने हो गया। मैंने कहा आप, कहेंगे आप नहीं आना चाहते थे ना हमारे घर में, इसलिए हम आ गए। ग्रेट लेडी, ग्रेट लेडी, इतनी महान गाने वाली। मैं उसका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ आशा भोसले का। और ये मेरे दरवाजे पर, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मेरे दरवाजे पर आके बैठी रही, ज़मीन पे बैठी, बातें करती रही। फिर मैंने उसे गाने सुनाए, बड़े बड़े गाइयों, क्योंकि मुझे भी शौक़ है गाने का बहुत। कल के आपको भी शौक़ है, इसीलिए आप अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो ये उनसे मेरा तजुर्बा हुआ। अब आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा परिवार अभी रहा ही नहीं। वो कैसे कि मैं और मेरा लड़का बाकी हैं, बाकी सब गुजर गए। मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मेरे लड़के की वाइफ की डेथ हो गई, बच्चे बच्चे उसके कोई नहीं है, सब हम अकेले हैं। चुप करके बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और कोई नहीं। आप स्वयं गीत भी लिखते हैं, गाते भी हैं और संगीत निर्देशक भी हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी गीतकार की कृति को या गीत को धुन दी हो, या किसी संगीतकार के लिए कभी कुछ गाया हो, या उसके लिए कुछ गीत लिखे हों? जी, मैं जितने काम आपने बताए हैं वो सब कर चुका हूँ। सब कर चुके हैं। उषा जी के लिए, कल्याण जी भाई के लिए गीत लिखे भी, उषा के लिए गाया भी, रवि जी के यहाँ गाया, सी अर्जुन साहब के यहाँ गाया, और कलकत्ते के कई कंपोज़र हैं उनके लिए वहाँ गाया, भूपेंद्र हैं और लोग हैं, उनके लिए गाता रहा हूँ। और वैसे सिंगिंग मेरा पहला प्यार है, लेकिन जब देखा कि अभी सिंगिंग में बहुत बड़े बड़े लोग, जब मैं कलकत्ते गया तो सुना कि बड़े गुलाम अली खान साहब, अमीर खान साहब जैसे धुरंधर, जिनका फ़न मापा नहीं जा सकता, तो मैंने कहा जब हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो इससे आगे कहाँ जाएंगे। तो मैंने दिशा कुछ मोड़ दी और कंपोज़र के रूप लेकिन में उससे म्यूज़िक इंडस्ट्री को फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संगीतकार हमारे को मिला है। बस ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। संगीत के बारे में सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि ज्ञान दे, पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे। ज्ञान दे, पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे। ज्ञान का यदि ज्ञान दे तो उस पे मत अभिमान दे, और यदि अभिमान दे तो औरों का गुणगान दे। शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान दे। दादा, एक अजीब सवाल है, परंतु सब पूछना चाहेंगे, सब यही सोचते होंगे, इसलिए साहस करके पूछ रही हूँ। दादा, जब आपके नैनों की ज्योति नहीं है तो कैसे कैसे आप गीत लिख लेते हैं, संगीत बना लेते हैं, और विशेषकर बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे कर पाते हैं, ये ज़रा बताएंगे? आँखों का जहाँ तक सवाल है, संगीत एक ध्यान की तरह है। ध्यान जब हम करते हैं तो आंखें मूंद लेते हैं। तो वैसे मैं आपको इस संदर्भ में एक नज़म की 4 शेर मिसरे सुनाना चाहूँगा, जी सर, जो प्रेरणादायक भी हैं हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि तन के हिस्से में सिर्फ 2 आँखें, मन की आँखें 1000 होती हैं। तन के हिस्से में
सिर्फ 2 आँखें, मन की आँखें 1000 होती हैं, तन की आँखें तो सो भी जाती हैं, मन की आँखें कभी न सोती हैं। चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, भीख मांगो न उन उजालों की। ये जो हमारी आंखें देखती हैं बाहर की रोशनी से देखती हैं, अगर कोई कमरे में कुछ नहीं जला है तो इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, भीख मांगो न उन उजालों की, बंद आंखों से ऐसे काम करो आंख खुल जाए आंख वालों की। बंद आंखों से ऐसे काम करो आंख खुल जाए आंख वालों की। हैं अंधेरे बहुत सितारे बनो, डूबतों के लिए किनारे बनो। हैं ज़माने में बेसहारा बहुत, तुम सहारे न लो सहारे बनो। और आखिरी बंद है कि गीत गाते हैं गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं दिल के दागों को। हम तो आँखों को दान भी कर दें, कौन लेगा बुझे चरागों को। बहुत बहुत ही सुंदर। और इसी से मुझे ये गज़ल मेरी याद आ रही है जो रफ़ी साहब ने मेरी सबसे पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी कांच पर हीरा, उसके लिए बहुत लजीज लहजे में गाई, बहुत सुंदर अंदाज में गाई। और उसका मुखड़ा आपको सुनाने से पहले रफ़ी साहब के लिए, क्योंकि उनसे मेरा कैरियर शुरू हुआ है, फिल्मी कैरियर, उन्होंने सबसे पहले मेरे लिए फिल्म के लिए जो गाना गाया रफ़ी साहब ने ही उसको आवाज़ बख्शी कि पेशानी पे शम्स आँख में तारों की ज़िया थी। रफ़ी साहब का व्यक्तित्व जो जानते हैं, जिन्होंने उनको देखा है, उनके सामने उनकी तस्वीर आ जाएगी इन मिसरों से। पेशानी पे शम्स आँख में तारों की ज़िया थी, वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी। वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी। हाजी था नमाजी था बड़ा नेक था बंदा, क्या इसके अलावा भी कोई उसकी ख़ता थी। क्या इसके अलावा भी कोई उसकी ख़ता थी। नग़मे तो तेरे फिर भी सुने जाएंगे, लेकिन कुछ तेरी ज़रूरत हमें इसके भी सिवा थी। कुछ तेरी ज़रूरत हमें इसके भी सिवा थी। नाखुश है खुदा अपने फ़रिश्तों से वगरना, नाखुश है खुदा अपने फ़रिश्तों से वगरना, धरती के फ़रिश्ते की ज़रूरत उसे क्या थी। राज ने राज बरसों दिलों पे किया, अपने अंदाज से ज़िंदगी को जिया, दे गया जाते जाते निशानी यही, उसने गंगा को मैली ना होने दिया। आप चाहेंगे मैं उसका मुखड़ा सुनाऊं, टाइटल सॉन्ग का? सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बार ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। सर, आपका एक गौरव ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, सुनहरे पल, क्या हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएंगे? उसमें जो भी परिश्रम, जो भी संयोजन, जो कुछ आप उसमें अगर देखें कुछ अच्छाई है तो वो दिव्या की है, उसकी बड़ी मेहनत है। उसने एक एक लम्हा सजाया है, उससे जो संबंधित तस्वीरें हैं वो, उससे संबंधित जो थोड़ी बहुत संस्मरण मैंने लिखाए हैं वो हैं। लेकिन खूबसूरत किताब बनी है
और उसकी ओपनिंग में ही मैंने कहा था कि दिव्या की अभिलाषा पर की जीवन की परिभाषा, भाव भाव पढ़ लेना, भूलों भरी भुलाकर भाषा, स्नेह सिक्त नैनों से तुम इस कृति को स्वीकृति देना, व्यस्त समय से समय बचाकर यदा कदा पढ़ लेना। शिक्षा पहली शर्त है, साधना, सतत साधना जो बिना किसी रुकावट के बाधाओं को हराते हुए, परास्त करते हुए और छोटी सी तारीफ से खुश ना हो। और जब इस क्षेत्र में आना है तो ये भी देखें कि उनसे पहले या उनके साथ अभी के कौन कौन से लोग हैं जिनसे उन्हें कम्पीट करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए धीरज की ख़ास भूमिका है इस हमारे कला की, जो हमारा मीडिया है, हमारा क्षेत्र है। धैर्य उसमें इंतहाई चाहिए, तो धीरज ना खोएं और किसी कंपटीशन में अगर हार जाएं तो उससे दिल छोटा ना करें, क्योंकि ये तो हार और जीत में ज़्यादा फ़र्क है। 1, 2, 3 में जितना गैप है एक नंबर का ही है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। आराम से साधना करें, लोगों को सुने, अच्छे अच्छे लोगों को, लेकिन शिक्षा और साधना और धैर्य, इन तीनों को साथ में रखें। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आगे आने से रोके। जब मैं आँखों की समस्या के होने के बावजूद भी जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, आपके सामने हूँ, तो किसी बात से हमको निराश नहीं होना चाहिए। मेरी सबके साथ शुभकामनाएं हैं और छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद है, और जो सेवा मैं कर सकूँगा ज़रूर किसी भी माध्यम से कहेंगे, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। नमस्कार।